फाइन। चलिए, तो बेसिक क्लास से हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास। अभी टेंस चल रहा होगा और टेंस के साथ वोकैबुलरी है ना। तो पहले वोकैब निकालें, ट्रिकी वोकैब, ट्रिकी वोकैबुलरी। ट्रिकी वोकैब में कितना लेसन चल रहा था बच्चे? T7। T7 फटाफट निकाल लें। T7 है सबके पास? गुड, फटाफट बुक निकाल लो। T7 का पहला वर्ड है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब अंतर्ज्ञान। इंट्यूशन कहते हैं अंतर्ज्ञान को। इंट्यूशन को लिंक करना है ट्यूशन। इंट्यूशन ट्यूशन, इंट्यूशन ट्यूशन। ट्यूशन पढ़ने से अंतर्ज्ञान की प्राप्ति होती है। अंतर्ज्ञान क्या है भाई? जैसे बचपन से आप ट्यूशन पढ़ते हो तो ट्यूटर अक्सर बचपन से लगा रहा हो। घर पे गए मैथ के लिए ट्यूशन, इंग्लिश के लिए ट्यूशन, अब तो ट्यूशन ही कोचिंग हो गया। तो ट्यूशन, इन ट्यूशन। तो जब कुछ नहीं पढ़ते थे तो टीचर जी अक्सर पीछे से ही मारते थे, तो जैसे ही मारते याद हो जाता था कि नहीं। तो इन ट्यूशन ट्यूशन, ट्यूशन पढ़ने से अंतर्ज्ञान की प्राप्ति होती है। अंतर्ज्ञान का मतलब हुआ आंतरिक ज्ञान। इंट्यूशन आंतरिक ज्ञान। नहीं बोलते इंट्यूशन हो रहा है मुझे कि फ़ोन आएगा। कभी कभी ऐसा होता है फ़ोन उठाते होंगे और जिसका नाम लिया उसी का फ़ोन आ गया। कभी हुआ है कि नहीं? बोलो, हुआ है ना। उसी को इंट्यूशन कहते हैं। तो इंट्यूशन का मतलब अंतर्ज्ञान। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्वियंस। कॉन्वियंस तो सबको पता होगा, परिवहन, आवागमन को कॉन्वियंस कहते हैं। तो कॉन्वियंस कौन सी वाहन, यानी आवागमन जो कर रहे हो वो कौन से वाहन से कर रहे हो, यानी आवागमन कैसे हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज सोलेस। सोलेस का मतलब आराम। सोलेस कहते हैं आराम को। सोलेस कहते हैं कंफर्ट को। सोलेस, जैसे कोई व्यक्ति बड़ा मेहनती है, मेहनत कर रहा है तो आप बोलते हो सो ले भाई, थोड़ा आराम कर लो। सोलेस, सो ले, यानी सो लो, आराम कर लो। सोलेस, सो लो, आराम कर लो। आराम करने से शांति मिल जाएगा। सोलेस मतलब आराम। रेस्टिव, रेस्टिव कहते हैं बेचैनी को। रेस्टिव, बेचैनी। रेस्टिव को लिंक कर लो रेस्ट। रेस्टिव, रेस्ट। अब एग्जाम का समय है, तुम रेस्ट कर रहे हो तो बेचैनी छा जाएगी, फिर परीक्षा में क्या लिख कर आओगे। तो रेस्टिव, रेस्ट, रेस्टिव, रेस्ट। रेस्ट मतलब बेचैनी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट का मतलब होता है आलोचना करना। लैम्बेस्ट का मतलब आलोचना करना। लैम्बेस्ट, शिकायत करना। तो लैम्बेस्ट, आलोचना करना। तो लैम्बेस्ट को लिंक करेंगे लंबा बस्ता। लैम्बेस्ट, लंबा बस्ता। अब बस्ता लंबा होता है। जैसे गांव घर में जाओगे आप तो वहाँ बच्चे पढ़ते हैं क्लास 6 में, बच्चा इतना सा है और पीछे जो बस्ता बैग इतना बड़ा है, बच्चा ऐसे टंगा टंगा चलता है। इसलिए तो स्कूल छोड़ने के लिए उसके पापा जाते हैं, बच्चा नहीं तो पीछे गिर जाएगा कि नहीं। तो लैम्बेस्ट, लंबा बस्ता। अब बस्ता लंबा है, हो गया शिकायत, तो पूरा मोहल्ला जाएगा फलाने के बेटा फेल हो गया। तो लैम्बेस्ट, लंबा बस्ता। तभी तो कॉलेज में हम लोग क्या करते थे, एक पेज लिया वही मोड़ के पॉकेट में डाला। अब साइकिल होता चाहे मोटरसाइकिल होता, निकल जाते कॉलेज में, किसी को पता नहीं कि लगा जा कहाँ रहा है। इसलिए कॉलेज में कितनी बार फेल हो जाओ पता नहीं चलता है। तो लैम्बेस्ट, आलोचना करना। लंबा बस्ता हो गया, शिकायत शुरू हो गई, आलोचना शुरू हो गई। नेक्स्ट वर्ड इज टेंस। टेंस का मतलब तनाव। जैसे आप टेंस पढ़ रहे हो, आपका तनाव दूर हो रहा होगा धीरे धीरे। तो टेंस, तनाव। टेंस पढ़ने से तनाव दूर हो जाते हैं। हैशल, हैशल कहते हैं बाधा को। हैशल कहते हैं अवरोध को। हैशल, हंस लो। हैशल, हंस लो। हंसने से सारी बाधाएं मिट जाएंगी। हैशल, हंसने से बाधाएं मिट जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पाइन। पाइन का मतलब पीड़ा। पाइन कहते हैं दुख को। पाइन, पीड़ा, पाइन, दुख। तो पाइन को लिंक कर लो पीने। पाइन, पिया ये नहीं है ना, तो पाइन, पीने। पीने से सारे दुख मिट जाते हैं। नहीं, किसी व्यक्ति को दुख हो, शोक में डूबा है, मान लो किसी की पत्नी कहीं चली गई, तो अब दुख आन पड़ा उस पर, तो क्या करता है, पीने लगता है ताकि सारे दुख दर्द मिट जाए। तो पाइन, पीने, पाइन, पीने,
पीने से दुख दर्द, तैयारी अच्छी चल रही है तुम्हारी। नेक्स्ट वर्ड है कैश। कैश का मतलब खजाना, कैश का मतलब गुप्त स्थान, कैश खजाना, कैश गुप्त स्थान। तो कैश को लिंक कर लो, कैश। कैश कहाँ रखना चाहिए? गुप्त स्थान पे। कैश कहाँ रखना चाहिए? खजाने में। तो कैश मतलब खजाना, कैश मतलब गुप्त स्थान। नेक्स्ट है मैलिन। मैलिन का मतलब बदनाम करना। सुनो सोचू, थोड़ी देर में पानी पिला देना। मैलिन बदनाम करना, मैलिन बदनाम करना। तो मैलिन नहीं लिखा, मैं लाइन मार कर बदनाम हो गया, तो मैलिन बदनाम होना। नेक्स्ट चलो मिलकर बोलो, इंट्यूशन अंतर्ज्ञान। इंट्यूशन ट्यूशन पढ़कर, अंतर्ज्ञान इंट्यूशन ट्यूशन पढ़ने से, अंतर्ज्ञान। कॉन्वेंस परिवहन, कॉन्वेंस आवागमन, कॉन्वेंस कौन सी वैन, आवागमन। सोलेस आराम, सोलेस सो ले, आराम कर लो, सोलेस आराम। रेस्टिव बेचैनी, रेस्टिव रेस्ट करने से बेचैनी फैलती है, रेस्टिव रेस्ट कर लो, बेचैन मत हो। रेस्टिव बेचैनी। लैम्बेस्ट आलोचना, लैम्बेस्ट लंबा बस्ता, आलोचना करना, लैम्बेस्ट लंबा बस्ता, शिकायत करना। टेंस तनाव, टेंस टेंस पढ़कर तनाव दूर करना, टेंस टेंस पढ़कर तनाव दूर करना। हैशल बाधा, हैशल हंस लो, बाधाएं मिटेंगी। हैशल हंस ले भाई, अवरोध मिटेंगे। पाइन पीड़ा, पाइन दुख, पाइन पीने से दुख मिटते हैं, पाइन पीने से पीड़ा मिटती है। कैश गुप्त स्थान, कैश खजाना, कैश गुप्त स्थान, कैश कैश खजाने में रखो। मैलिन बदनाम करना, मैलिन लाइन मारकर बदनाम हो जाना, मैलिन बदनाम। पेज पलट दो। बोलो बच्चे, इंट्यूशन का मतलब, इंट्यूशन। कॉन्वेंस, कॉन्वेंस। सोलेस, सोलेस। रेस्टिव, रेस्टिव। लैम्बेस्ट, लैम्बेस्ट। टेंस, टेंस। हैशल, हैशल। पाइन, पाइन। कैश, कैश। मैलिन, मैलिन। बहुत सुंदर। पहला वर्ड है वॉक अलोंग। वॉक अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे चलना। वॉक का मतलब चलना, अलोंग किनारे किनारे, तो वॉक अलोंग किनारे किनारे चलना। ट्रिप ओवर टकरा करके गिर जाना, ट्रिप ओवर। जैसे किनारे किनारे चल रहे थे तो टकरा कर ट्रिप ओवर हो गए, टकरा के गिर गए, ट्रिप ओवर। फॉल डाउन, फॉल डाउन गिर जाना, पूरी तरह से गिर गए। अब कोई व्यक्ति किनारे खड़ा था, आपको हेल्प अप किया, यानी खड़ा होने में मदद करना को हेल्प अप कहते हैं। क्लियर? तो आपसे पूछना होगा T6, T3, T3 पूछना है, 4 पूछना है। दोनों पूछ लेता हूं, क्यों घबराते हो? कल शायद नहीं पूछा था ही ना, सुना? कल आपको वोकैब नहीं पूछा था, कल टीचर्स डे पे हमने स्पेशल स्पीच दे दिया था कि नहीं? तो T3 और दोनों में लेसन 3 है ना, 4। तो जरा मिलकर बोलना, पैरोल का मतलब, फॉर्टिट्यूड का मतलब, फॉर्टिट्यूड। लेसन 3 नहीं, लेसन 3 भी ना, इससे भी 3 चाहिए ना। हाँ बोलो। एब्रप्ट का मतलब अचानक। फ्रेल का मतलब कमजोर।
ट्रैंक्विल का मतलब, चलो आगे से चारों खड़े हो जाओ। इसमें कौन नहीं पढ़ा है? तू नहीं पढ़ा है, बैठ जाओ। बोलो, मैंकी का मतलब जबरदस्त तैयारी। फ्रेल का मतलब जबरदस्त। हॉटी का मतलब, हॉटी घमंडी। डिफ्लेट और इनफ्लेट में क्या अंतर है? बट पूछने की जरूरत है। आगे से चारों खड़े हो जाओ। बोलो, इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस मेहनती। बोलो, ट्रैंक्विल का मतलब, रिवाइटलाइज का मतलब, डोर का मतलब। सबसे पीछे वाला लाइन खड़े हो जाओ। पेंसिव का मतलब चिंतित। स्किर्मिस का मतलब हाथापाई, भिड़ंत। बोलो, सेवंथ का मतलब बुद्धिमान। पैरोल, बैठ जाओ। चलो वहां से टोपी वाला लाइन 3 खड़े हो जाओ। रिवाइटलाइज, लैक्स, फ्रेल कमजोर, इनफ्लेट, डिफ्लेट। नहीं पढ़ा है क्या? बैठ जाओ। चलो यहां से 4 बच्चे। आजकल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं। मैंकी का मतलब, सेवेंथ का मतलब, बैठ जाओ। चलिए, तो काफी बेहतर परफॉर्मेंस आप सबों का है। देखिए, ये फर्स्ट डे से मैं बोल रहा हूं और हर दिन बोलूंगा। अगर अंग्रेजी सीखना है तो वोकैब से संबंध जोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि बिना वोकैब का अंग्रेजी मुझे टीचर सिखा देगा, तो आप टीचर के जाल में न फंसें, आपको वहाँ गड़बड़ मिल रहा है। क्योंकि ग्रामर और सिर्फ कॉमन एरर पढ़ करके अंग्रेजी कभी नहीं आता। हम लोग कहीं भी अंग्रेजी पढ़ते हैं, सिर्फ क्या पढ़ने का प्रयास करते हैं? कॉमन एरर। 4 क्वेश्चन बनाया, एरर आ गया, सोचते हैं अंग्रेजी आ रहा है। नहीं, आपको अंग्रेजी नहीं आ रहा, आपको निकालना आ रहा है कि एरर कहाँ कहाँ क्या क्या है। आपको अगर वाकई नहीं सीखना है तो पहले सीखो कॉन्सेप्ट अंग्रेजी का, और साथ साथ वोकैबुलरी पढ़ते रहो, और फिर उस चैप्टर से 3-400 बना लो क्वेश्चन। इससे बढ़िया कोई काम नहीं होता। यही तरीका है सीखने का अंग्रेजी। इस माध्यम से आप चलेंगे तो आपका अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, तो जरा देखो तो टाइटल में क्या लिखवाया हुआ है, हेडिंग में क्या डलवाया हुआ है इंग्लिश में। अगला टॉपिक क्या हम लोग को पढ़ना है? बेसिक इंग्लिश में कहाँ तक काम हुआ था हम लोगों का? पहला काम क्या? बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ट्रांसलेशन, उसके बाद पर्सन। ओके, आज हम लोग को पढ़ना है पर्सन और एडवांस क्लास, 2 काम आज स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले टाइम एंड टेंस में, हालांकि पर्सन की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ पे इसलिए पढ़ा जा रहा है पर्सन आपको कि ताकि आपके बेसिक क्लास में भी आपको जो है एडवांस क्लास का फील आए, आप उसको बेहतर कर पाओ। ठीक है, अब हम जानने का प्रयास करते हैं पर्सन की बात। पर्सन की बात हम लोग करें। अब यहाँ पे पर्सन की बात हम लोग करें तो पहले जानते हैं कि पर्सन क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं पर्सन, क्या होता है जाने। तो बचपन से पर्सन तुम पढ़ रहे हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इतना ज्ञान आपके पास पहले से है, तो इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं। कुछ एक्स्ट्रा क्या हो सकता है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले बेसिक जो आता है पढ़ लेते हैं कि पर्सन 3 आपने बचपन, नुआई नहीं करो बेटा, हला नहीं। पर्सन 3 सबको पता है बेटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, राइट। फर्स्ट पर्सन पहले जान लो क्या क्या होता है। इस दुनिया में 3 ही तरह के लोग हैं, चौथा कोई चीज नहीं होता।
एक जो बोलता है, एक जो सुनता है, और तीसरा हम जिसके बारे में बात करते हैं। इसलिए यह फर्स्ट और सेकंड ये लिविंग होगा, और थर्ड पर्सन लिविंग प्लस नॉन लिविंग होगा, क्योंकि जो बोलेगा ये आदमी का ही काम है, और जो सुनेगा वो भी आदमी का काम है। अब ये तो नहीं कि तुम टेबल से बात करो टेबल सुनेगा, लेकिन जिसके बारे में बात करें उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। तो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो जिंदा भी हो सकता है, मुर्दा भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन। हम टेबल के बारे में बात कर सकते हैं, पेन के बारे में बात कर सकते हैं, मनुष्य के बारे में बात कर सकते हैं, इसलिए लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग हो सकता है। क्लियर। अब अगर फर्स्ट पर्सन है जो बोलेगा, तो बोलने वाला व्यक्ति एक हो सकता है। एक कोई चीज दुनिया में हो तो उसे कहते हैं सिंगुलर। एक से ज्यादा कोई चीज हो तो हो सकता है प्लूरल। जो व्यक्ति सुनेगा, सुनने वाला अकेला भी हो सकता है, सुनने वाला एक से ज्यादा भी हो सकता है। जिसके बारे में बात करेंगे वो अकेला भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर। अब हम कह रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। क्लियर। अब हम जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन, जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला व्यक्ति अकेला है तो आई कहेंगे, एक से ज्यादा है तो वी कहेंगे, सुनने वाला अकेला है तो यू बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो यू बोलेंगे। ठीक है। जिसके बारे में बात करेंगे अकेला है तो ही, शी, इट या किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, इस सब का प्लूरल एक ही वर्ड होता है जिसका नाम है THEY दे। यहां तक आपने कॉपी किया? यहां तक आप उतारें, पहले फटाफट लिखिए सब चीज। हम लोग पर्सन का क्लास ले रहे हैं। पर्सन में कहा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल। जो व्यक्ति बोलता है उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ये जिंदा होना जरूरी है, यानी लिविंग होगा, क्योंकि बोलेगा और सुनेगा। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करेंगे वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। जो व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होगा सिंगुलर होगा, आई का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा वी का प्रयोग करेंगे। सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी होगा यू, प्लूरल भी होगा यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नाम, तो उसको कहेंगे सिंगुलर, और दे हो जाएगा सबका प्लूरल THEY दे। क्लियर बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जो बोलेगा फर्स्ट पर्सन, सुनेगा सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन। यहां तक बात समझ में आ गया। अब इतना ज्ञान आपके पास पहले से था, ये चीज आपको ज्ञान था, फिर भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे नया क्या है वो जानते हैं। पहले बताइए, बताओ कि आई कौन सा पर्सन? सिंगुलर की प्लूरल? अच्छी बात। अब बताना, आई तुम्हारा सिंगुलर है तो ये नेचर है या यूज है? आज के डेट में हम लोग जो पढ़ते हो वो व्यवहारिक ज्ञान एग्जाम में पूछता है या सैद्धांतिक ज्ञान? आप ध्यान दो, एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। यूपीएससी की तैयारी करने बच्चे भी जानते हैं, कितना भी पढ़ के जाओ कोचिंग में, CSET और GS पढ़ के जाओ, एक भी क्वेश्चन कोचिंग का पढ़ाया हुआ नहीं आता, फिर भी पढ़ते हैं हम लोग। तो वो पूछ रहा है व्यवहारिक ज्ञान और हम लोग पढ़ रहे हैं किताबी ज्ञान। उसी प्रकार अंग्रेजी में आजकल क्वेश्चन में क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन है ना, राइटिंग स्किल्स में एसे, प्रेसिज कॉम्प्रिहेंशन, सबका पैटर्न चेंज हो रहा है। और पैटर्न चेंज हो रहा है, इसके लिए आपको व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो आई का नेचर क्या है, वी का नेचर क्या है, लेकिन हमको मतलब है यूज से। किसे मतलब है? अगर आई नेचर में सिंगुलर लेकिन यूज में क्या सिंगुलर है? अंग्रेजी में एक ही सिद्धांत है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। तो यूज में आई और वी दोनों है प्लूरल। अब बोलो पर्सन पढ़ क्यों रहे हो? सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट अगर तुम्हारा हो गया प्लूरल तो बोलो बेटा वर्ब भी क्या लेगा तुम्हारा? क्लियर। अगर आई होता सिंगुलर तो वर्ब भी लगाते सिंगुलर। तो ऐसा नहीं करेंगे आज के बाद। सब्जेक्ट आई क्या है, कोई पूछे आई क्या है तो बोलना नेचर में सिंगुलर, यूज में
वी क्या है, नेचर भी प्लूरल और यूज भी, तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। कोई दिक्कत? अभी प्रूफ भी करूंगा, अभी सब सुना रहा हूं। अब प्रश्न उठता है कि क्या सर आई कभी सिंगुलर नहीं होता? होता है, बस एक वाक्य में। कितने वाक्य में? एक वाक्य में, और वो भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ वाज लगाते हैं, आई वाज, और कहीं नहीं। और कोई सेंटेंस मुझे बताओ कि सर आई सिंगुलर है? और ऐसा कोई सेंटेंस है ही नहीं इंग्लिश में जहां पे आई तुम्हारा प्लूरल हो, सॉरी सिंगुलर हो। बस एक ही वाक्य में आई वाज। हालांकि पास्ट ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल होता है, V2, लेकिन वाज पर बना दिया गया है, इसलिए आई के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, वाज। कोई दिक्कत यहां तक? कॉन्सेप्ट नंबर 2, बोलो यू नेचर में क्या, यू नेचर में क्या। अब कैसे पता चला तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? इसलिए यूज में ऑलवेज प्लूरल, यूज में ऑलवेज, ये यूज लिखा हुआ है, यूज में ऑलवेज प्लूरल। तो बोलो बेटा वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। तो हमने कहा आई और वी नेचर में जोड़ है, यूज में प्लूरल, प्लस वर्ब भी प्लूरल। आई के साथ वाज तब लगाते हैं जब पास्ट टेंस होता है। यू नेचर में सिंगुलर, यूज में प्लूरल, प्लस वर्ब भी प्लूरल। अब आ जाइए थर्ड पर्सन में, ही सी इट नेम, ये सारे सिंगुलर हैं, तो इसके साथ जो वर्ब होंगे वह भी क्या लगेंगे, वर्ब भी सिंगुलर। और दे क्या है बच्चे, प्लूरल, दे तुम्हारा प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। यहां तक लिख लिया आप सबों ने, यहां तक बता दिया। अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट सबकी बात करेंगे, अब ओवरऑल बात करेंगे हम लोग। क्लियर? तो हमने कहा आई प्लूरल, वी प्लूरल, यू प्लूरल, यू प्लूरल, ही सीट, यानी सिर्फ सिंगुलर काम कौन कर रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब 2-3 पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं जिसको आपको लिखना है हिंदी में। तो पहला पॉइंट लिखिए आप, पहला पॉइंट यहां तक उतार लिया सबने, उतार लिया। अब पहला पॉइंट मैं क्या दे रहा हूं पहले समझना है उसको बढ़िया से, फिर लिखना है, समझते जाना है, लिखते जाना है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा हूं, अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं ऐसा कि आई वी यू दे, कितने वर्ड बोला हमने, आई वी यू दे, ये 4 शब्द होते हैं प्लूरल, बाकी सब सिंगुलर। कोई आपत्ति होगा बोलो? तो लिखो आई वी यू दे, आई वी यू दे प्लूरल, आई वी यू दे प्लूरल, बाकी सारे सब्जेक्ट सिंगुलर। आई वी यू दे प्लूरल, बाकी सारे सब्जेक्ट सिंगुलर। I, we, you, they are used as plural and takes plural verb. Rest of the subject are used as singular and take singular verb. हमने कहा I, we, you, they plural, बाकी सब में ही बचा ना, बाकी सब सिंगुलर। क्लियर कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 2 दूं कि बेटा I, we, you, कितने वर्ड बोला, 3 वर्ड, I, we, you को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन लिख लो। आई वी यू दे, सॉरी आई वी यू, आई वी यू, आई वी यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, आई वी यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, आई वी यू दे, सॉरी आई वी यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, आई वी यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन। अब समझना है आप गौर से। अब हमने कहा कि आई वी यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन। बोलो पेन कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। लाइट कौन सा पर्सन, बोर्ड कौन सा पर्सन, वाटर कौन सा पर्सन, टेबल कौन सा पर्सन। अब लोग समझता है पर्सन का मतलब व्यक्ति, ये टेबल व्यक्ति है। कोई पूछे पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन। हमने कहा आई वी यू, ये 3 शब्द को छोड़कर बाकी दुनिया के हर चीज थर्ड पर्सन, दुनिया के हर चीज थर्ड पर्सन है। अब ये नहीं कि राम ही होगा थर्ड पर्सन,
ही होगा थर्ड पर्सन, ऐसा नहीं, हर चीज है थर्ड पर्सन। कोई आपत्ति? समझ में आ रहा है? और हर थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर, और वर्ब भी लगाते हैं क्या उसके साथ? सिंगुलर। अब थोड़ा सा मैं इसको अप्लाई कर दूं, मिटाऊं यहां तक, लिख लिया सबने? अब मैं वापिस आता हूं, टेंस के इससे जोड़ने का प्रयास करता हूं। अब आप समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस, और टेंस में इसकी आवश्यकता क्या है वो जानिए। अंग्रेजी क्या है बेटा? सब्जेक्ट, और क्या है बाबू? वर्ब। अंग्रेजी इसी पे बेस्ड है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। कोई आपत्ति? अब ध्यान देना, सब्जेक्ट का नेचर होता है कि वो जन्म से होता है सिंगुलर। अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ थर्ड पर्सन की। सब्जेक्ट के जन्म से क्या होता है? सिंगुलर। यानी सब्जेक्ट का जन्म कहां हुआ? और सब्जेक्ट का उल्टा होता है वर्ब, वर्ब का जन्म होता है प्लूरल में। अब इस फैक्ट को याद रखना है टेंस के तहत। यानी आपके डिक्शनरी में जितने वर्ब हैं सब क्या हैं? और दुनिया के सारे सब्जेक्ट क्या हैं? बोलो, पेन क्या है? टेबल क्या है? लाइट क्या है? सब सिंगुलर। अब डिक्शनरी के वर्ब है गो, गो क्या है? ईट क्या है? लाफ क्या है? यहां पे हमने कहा राम, राम क्या हुआ? ही क्या हुआ? सी क्या हुआ? डॉग क्या हुआ? समझ में आ गया? अब अगर हम नाउन में, सब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन, अगर हम नाउन में एस लगा दिए तो क्या बन जाएगा? एस लगा दिए क्या बन जाएगा? या फिर डबल कर दिया, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। बोलो, ऐसा करने से क्या बन गया बच्चे? प्लूरल। जैसे हमने लिखा ही, बॉय, डॉग, तो डॉग में क्या कर दिया? डॉग्स। हमने बोल दिया राम एंड श्याम, हमने बोल दिया मैंगोज। कोई आपत्ति? अच्छी बात है। वर्ब क्या है? सारे वर्ड क्या है? प्लूरल। लगा दिया एस, लगा दिया यस, क्या बन गया? सिंगुलर। जैसे हमने किया गो का, ईट का, इट्स। अब रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लेगा? सब्जेक्ट क्या है तो वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल। कैसे पता सर? अब बोर्ड पे ध्यान दो। हमने लिखा बॉय, यहां लिखा बॉयज, बॉय बॉयज। बोलो, बॉय क्या है तुम्हारा? तो वर्ब क्या लेगा? तो बोलो, बॉय के साथ गो लिखूं कि गोज लिखूं? गोज। अब बोलो, बॉयज है प्लूरल तो वर्ब क्या लेगा? तो क्या लिखूं? अब बोलो, आई तुम्हारा क्या है? आई क्या है? प्लूरल। तो बोलो, आई बॉय के साथ लिखूं कि बॉय के साथ कि बॉयज के साथ? यानी बॉयज गो तो आई गो, वी गो, यू गो। अगर ये आई प्लूरल नहीं होता तो गो आता, बॉयज की फैमिली में आता, बॉय के साथ ही आ सकता है, शी आ सकता है। तो बोलो, इन सब के साथ गोज, इन सब के साथ गो। तो समझ में आया पर्सन कैसे है प्लूरल, कैसे हुआ सिंगुलर? यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। डाउट बोलो, कहाँ डाउट है? तो आई हुआ कि नहीं प्लूरल? आई हुआ ना प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी। बढ़िया से आराम से कॉपी करिए, कहीं दिक्कत है पूछिए उसको। कहाँ ब्रैकेट में? ये वाला, ये नाउन है। नाउन। हाँ सर, 1 मिनट रुक जाइए, नेट चला गया, 1 मिनट। हाँ, हमने कहा ए नाउन, तो सब्जेक्ट का मतलब नाउन। नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो नाउन मतलब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। हमने कहा सी, शी एक की बात हो रही तो सिंगुलर, तो क्या लगाया हमने? गोज। अब देखो, बॉयज क्या है? प्लूरल। बॉय क्या है? सिंगुलर, तो बॉय के साथ गोज और बॉयज के साथ गो। आई प्लूरल है, आई के साथ भी गो, यू के साथ भी गो, वी के साथ भी गो। तो आई
प्लूरल है, इसको मानने में कोई दिक्कत होगा? तो किताब में लिखा था आई सिंगुलर, तो आई सिंगुलर है, नेचर में यूज में क्या है? प्लूरल है। तो पर्सन पढ़ना सार्थक हुआ। तो पर्सन इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि सिंपल पढ़ लिया आई वी यू, ऐसे पर्सन नहीं पढ़ेंगे हम लोग। पर्सन का मतलब पढ़ेंगे पूरा डिटेल। तो पर्सन इस तरह से जाने की आवश्यकता होगी। फाइन, हो गया। चलिए उतारिए बच्चे, यहां तक लिख लिया आप सबों ने? चलिए फटाफट लिखिए, मिटा दिए जाएं। तो बोलो आई हो गया प्लूरल। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग पढ़ रहे थे पर्सन, और पर्सन के तहत इसको जानने का प्रयास किया। आगे बढ़िए धीरे धीरे, हर एक चीज एक स्टेप के बाद आपको मिलता जाएगा। तब आपको फिर राइटिंग में, स्पीकिंग में, इंग्लिश में कहीं दिक्कत नहीं होगा, चाहे कुछ भी काम करो। अगला कॉन्सेप्ट में होगा बेटा रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। देखो तो लिखा हुआ है रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब आपके लिखवाए थे हेडिंग में, एडवांस लिखा, उसी में है रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो आप अगला हेडिंग बनाए रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, एवी का मतलब हुआ ऑक्सिलरी वर्ब, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। अगला हेडिंग बनाए आप लोग पर्सन के बाद। पर्सन के बाद आपका हेडिंग है रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। अब रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान दीजिए। पहला पार्ट पढ़ना है यहाँ पे वर्ब टू बी। बस जैसे मैं चार्ट बना रहा हूं आप भी चार्ट बना लो, अभी समझाया जाएगा, बस अभी फिलहाल कॉपी कर लेना है। वर्ब टू बी, V1, V2, V3, V4, V5। वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, वर्ब टू नीड, वर्ब टू डेयर, वर्ब टू विल। ठीक है बच्चे, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, वर्ब टू नीड, वर्ब टू डेयर, वर्ब टू विल। वर्ब टू बी एम आर, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, need, dare, will। were, had, needed। ध्यान देना यहाँ पे विल्ड लिखा है, ये मत सोचना कि वुड, विल का वुड होता है, ऐसा मत सोचना। तो विल का वुड नहीं करना है, ये विल्ड, क्योंकि अगर विल का वुड को तो सेल का शूट करना पड़ेगा, कैन का कोड करना पड़ेगा। ये पास्ट विल मतलब इच्छा, ध्यान देना। वी का मतलब होता है होना, डू का मतलब करना, हैव का मतलब रखना, नीड मतलब ज़रूरत, डेयर मतलब साहस, विल मतलब इच्छा। ये मत सोचना कि वो वाला विल है जो टेंस में आता है, वो विल नहीं, ठीक है ना। विल पावर है ना, इच्छा शक्ति, शैल पावर होता है। तो वे थ्री बीन अभी समझाऊंगा। डू डिड
डन, हैड, नीडेड, डेयर्ड और विल्ड। क्लियर बच्चे? यहां से लिखना शुरू करो। यहाँ हेडिंग बनाना है रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब। पर्सन के बाद जो पार्ट है वो क्या है? रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब। एबी का मतलब एक्सिलरी वर्ब। यहां से स्टार्ट करिए सब लोग। बेटा लिखो सब लोग। गया, बिहार शरीफ, नवादा, सब लोग लिखो फटाफट इसको। रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब। हेडिंग बनाओ। पर्सन के बाद यही पार्ट है रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब। वर्ब टू बी, वर्ब टू बी होना, वर्ब टू बी होना, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, वर्ब टू नीड, वर्ब टू डेयर, वर्ब टू विल। V1, V2, V3, V4, V5। am, are, do, have, need, dare और will। was, were, did, had, needed, dared, will। फटाफट लिखो। been, done, had, needed, dared, willed। ठीक है, पूछो क्या पूछना चाह रहा है? V4 being, doing, having, needing, daring, willing। V5 में देखो is, does, has, needs, dares और wills। फटाफट बेटा लिखो इसको। अच्छा, कभी भी आ जाते हो थोड़ा टाइम से किसी बैच में आ जाना। उतारिए इसको फटाफट। पहला बच्चा वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का मतलब हुआ होना, तो टू बी में लिख दिया हमने एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, इज। वर्ब टू डू। वर्ब टू डू में लिखा डू, डिड, डन, डूइंग, डज। डू मतलब करना। फिर लिखा वर्ब टू हैव। हैव का मतलब रखना, तो हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। फिर लिखा हमने वर्ब टू नीड। नीड का मतलब ज़रूरत, तो नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। फिर लिखा हमने वर्ब टू डेयर। डेयर का मतलब साहस, साहस करना, तो वर्ब टू डेयर, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग, डेयर्स। और लास्ट लिखा वर्ब टू विल। विल का मतलब इच्छा। विल का वुड मत करना, विल, विल्ड, विल्ड, विलिंग और विल्स। तो ये पार्ट हो गया हम लोगों के रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब। ये पार्ट आप सबने उतार लिया? किसी को अभी उतारा है, समझा इसको नहीं है? अब इसको समझने के लिए करना ये है कि जैसे वर्ब टू डू, अब यहाँ आपको उतारना है। पहले एक एक लाइन पहले उतार लो। अब वर्ब, इसको उतार लिया बच्चे? बोलो। हाँ बच्चे बोलो। हाँ तो इसको उतार लो। हेडिंग माना है रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब। वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, वर्ब टू नीड, वर्ब टू डेयर, वर्ब टू विल। कहीं दिक्कत होगा बच्चे पूछना, मैं बोलता रहता हूँ। लिखते रहो, मैं बोलता रहो। फटाफट लिखो। नेट वेट थोड़ा जा रहा है, लिख लो, उतार लो इसको। ऊपर है बेटा रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब में हमने लिखने पर ध्यान दो ना। लिखने पर ध्यान पर लिख लो।
हाँ बेटा बोलो, सुन रहा हूं। थोड़ा कम करो, साउंड कम करो, थोड़ा साउंड कम करो, ऊपर से घुमा, थोड़ा कम करो, हल्का सा, हल्का सा। हाँ बोलो बेटा। और कम करो, तू बाहर आए। हाँ बोलते रहो। हाँ हाँ बच्चे बोलो। हाँ हाँ बच्चे बोलो। लो सामने आ गया, बोलो। गया वाले बच्चे बोलो। बोलो बाबू, इसको उतारो ना पहले। गया नवादा, सब तुम लोग बैठा है जी। लो साफ हो गया। नेट थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। देखता हूँ थोड़ा लिख ले बच्चा। अरे उसको बोलो कि इससे बढ़िया नेट तो जो पहले था वही चलता था, तो 20,000 रुपये महीना का नेट क्यों लिया फिर? बोलो उसको फटाफट। जियो जियो लीज लाइन लिया, लीज कनेक्शन। लीज कनेक्शन का मतलब होता है वह कनेक्शन जो दूसरे को हम दे सकते हैं। मेन सेंटर बनाना, तो बना दिया, उसमें भी नेट नहीं आ रहा, तो करना पड़ेगा ना चीज़ें। अब एक होता है कि नेट पहले से मान लो तुम्हारे पास 300 रुपये में 1 GB रोज दे रहा है, तुमको चाहिए था 20 GB। अब ये बताओ कि जो हम लोग के पास पहले से नेट था, काम चल रहा था उसी में, इससे बेहतर हो रहा था, तो ये लीज लेने से क्या फ़ायदा हुआ? तो फिर नहीं, लीज लाइन का फ़ायदा क्या हो? तो गलत बात है, फिर पढ़ाई कैसे चले? हर दिन की हाल होगा फिर तो बच्चा वहाँ सीख ही नहीं पाएगा फिर क्लास। वहाँ जो 10 सेंटर, तो कंपनी को कहो कि चलिए लिख लिया बच्चे इसको? हाँ लिख लिया। गया वाले नवादा वाले उतार लिया इसको? हाँ सुन रहा हूँ बाबू, आगे बोलो ना, हेलो उसके आगे। हाँ देखो बेटा क्या है रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब, ठीक है? एक्सिलरी वर्ब का रोल क्या है, इजेमार का रोल क्या है, पढ़ाऊंगा इसको अभी अभी सिर्फ लिखवाना है, लिखो फटाफट। रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब, वर्ब टू बी, बी मतलब होने वाला वर्ब, एंड जितने वर्ब होने वाले हैं, जैसे इज मतलब होना, एम मतलब होना, तो वर्ब टू बी मतलब होना तो लिखा हुआ है, तो होना इज एम आर वाज वेयर बीन बीइंग इज, बस इसको उतार लेना है। ऊपर में V1 लिखा, V2 लिखा, V3 लिखा, V4 लिखा, V5 लिखा, ठीक है? उसके बाद है वर्ब टू डू, डू मतलब करना, तो डू, डीड, डन, डूइंग, डज, क्लियर? वर्ब टू हैव का मतलब रखना, तो हैव, हैड, हैविंग, हैज। नीड का मतलब जरूरत, नीड है, नीडेड है, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। डेयर का मतलब साहस करना, तो डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग, डेयर्स। अगला वर्ड है विल मतलब इच्छा, तो विल्ड। ध्यान देना, वुड नहीं करना है, ये मत सोचना कि विल का वुड होता है, यहाँ विल वुड सेल शुड नहीं कर रहा। विल मतलब इच्छा होना, वो वर्ब की बात कर रहा है, मेन वर्ब की बात कर रहा है, तो विल, विल्ड, विल्ड, विलिंग, विल्स।
तो ये हो गया वर्ब के 5 फॉर्म। इस V1 को हम बोलते हैं प्रेजेंट। V1 को क्या बोलते हैं बच्चे? प्रेजेंट। V2 को बोलते हैं पास्ट, और V3 को बोलते हैं परफेक्ट। V4 को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, और V5 को बोलते हैं फिर से प्रेजेंट। V1 को हम बोलते हैं प्लूरल, और V5 को हम बोलते हैं सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, ये हम काम करते हैं। अब देखो एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, इज, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। अब यहाँ प्रेजेंट हो गया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। अब बताओ प्रेजेंट टेंस में हमने आपको स्ट्रक्चर क्या दिया है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस, बोलो दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना। प्रेजेंट टेंस का मतलब V1 या V5। अब देखो हमने क्या लिखा यहाँ। अब बोलो एम, आर से लेकर के विल तक, बोलो कौन सा टेंस की बात हो रहा है? बोलो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? कोई पूछे विल वर्ब का कौन सा फॉर्म है? एम, आर वर्ब का कौन सा फॉर्म है? अब बोलो यहाँ क्या लिखा? बोलो ये सारे वर्ड क्या हुए? V5। टेंस का नाम, ये सारे वर्ड हुए क्या? ये सारे वर्ड हुए क्या? प्लूरल। कोई आपत्ति? अब आपत्ति तब होगा जब आपको एग्जाम्पल आएगा। जैसे यूपीएससी में 2008 में एक क्वेश्चन पूछा था इसी पे बेस्ड। एक क्वेश्चन लिखिए, माई मदर हैज़ अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। 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 कोई बोलेगा नहीं। अब अपने अपने कॉपी में इसका नेगेटिव बनाइए आप लोग, बोल करके नहीं, मन में। इस सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, बिना बोले, सिर्फ लिखना है। अपने अपनी कॉपी में इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। माई मदर हैज़ अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला का नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। मैं बनाइए, सब लोग कॉपी में लिखिए, मैं देख रहा हूं सबको। माई मदर हैज़ अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला का आप नेगेटिव बनाइए। लिख नहीं रहा लोग, सब सोच रहा है लिखूं कि ना लिखूं। लिखो, माई मदर डज। अब हाथ उठाना। हमने एक एग्जाम्पल दिया है, माई मदर हैज़ अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। क्लियर? ये लाइन उतार लिया सबने। तो हमने कहा माई मदर हैज़ अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला का आप नेगेटिव बनाइए। तो आप कितने बच्चों का है? मैं 2 बोलूँगा, मैं 2 बोलूँगा। पहला, माई मदर हैज़ नॉट। माई मदर हैज़ नॉट अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। माई मदर हैज़ अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। तो माई मदर हैज़ नॉट अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। कितने बच्चों ने ऐसा सोचा है? कितने बच्चों ने ऐसा लिखा है? उठाओ, डरो मत। दूसरा, कुछ बच्चों ने हैज़ नॉट के बदले हैव लगा दिया। तो माई मदर हैव नॉट अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, ऐसा किसका है? अभी देखा था जी तुम्हारा, तो उठाओ, समाधान है। नेक्स्ट, तीसरा है, माई मदर डज नॉट हैव। माई मदर डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। इतने बच्चों का। और लास्ट, माई मदर डज नॉट हैज। इतने बच्चों का डज नॉट हैज। यानी कि ब्लंडर है, इसमें कोई डाउट नहीं, खतरा है। अब देखते हैं, बोर्ड पे ध्यान देते हैं। इसको फिलहाल मैं मिटा रहा हूं। ये जैसे हमने कर, आपने कर लिया है ना, ये सबको कर लिया V1, सबको कर लिया V5, प्रेजेंट मान लिया। अब देखते हैं कौन सी बात, आराम से उतारते हैं इसको। अब आपके पास चार्ट पहुंच गया है। अब इस पे कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपलेस्ट वे है। अंग्रेजी जब राइटिंग करने बैठते हैं,
लिखने बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, और आज के दिन देखो नेट चला के बेचारे का, एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो बहुत ही शांति से सीखने की चीज़ है, नहीं तो जरा सा उथल पुथल हुआ गया दिमाग से। अब देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा, हमने ये लिखा ना, माई मदर हैज़ अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। यही है बच्चे। अब सबसे पहले अंग्रेजी में क्या चाहिए हम लोगों को? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब होता है नाउन। हमने बोला सेंटेंस, माई मदर गोज टू दिल्ली। माई मदर गोज टू दिल्ली। अब जरा सोचो, बोलो माई मदर सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? माई मदर है कि नहीं सब्जेक्ट? बोलो गोज V5 है कि नहीं? बोलो हैज़ के बाद ब्यूटीफुल अम्ब्रेला नाउन है कि नहीं? भाई अम्ब्रेला ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, अम्ब्रेला हो गया नाउन, ये सब मिलकर के आखिर अदर वर्ड ही तो हुआ ना। अगर ब्यूटीफुल नहीं भी होता तो बोलते माई मदर हैज़ एन अम्ब्रेला, होता ना। अब है तो बोलो ए हैज़। अब जानना ये है मदर हैज़ अ, जानना ये है कि ये वाला हैज़ क्या है। रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब के तहत ये वाला हैज़ है क्या, मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, ये जानना है। क्लियर? तो कैसे पता चलेगा कि मेन वर्ब क्या होता है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? कैसे पता सर? तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का अनुमान कैसे लगेगा सर? उसका पहले अनुमान जानिए, फिर इस एग्जाम्पल में हम वापिस आएंगे। तो मेन वर्ब, हाँ रिकॉर्डिंग बेटा, आज का जो क्लास हो रहा है, जो बच्चे गया नवादा कहीं से देख पा रहे हैं, ये क्लास अगर आज नेट में कनेक्शन में परेशानी आ रही है तो ये क्लास आपको दोबारा चलवा दिया जाएगा। यह क्लास रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, ये दोबारा बैकअप क्लास आपको हो जाएगा। आप इसको पढ़ लें और बैकअप क्लास का जब भी टाइम आपके सर देंगे उस बैकअप क्लास के अनुसार आप टाइम ले लेना, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, या किसी भी दिन क्लास के पहले हो या क्लास के बाद हो। ठीक है बाबू? तो ये बैकअप क्लास आपको मिल जाएगा, या कोई भी क्लास आपको छूट जाएगा, आप घबराने की बात नहीं है। सारे क्लास बैकअप दिलवा दूंगा, ठीक है ना, और सारे क्लास दोबारा दिला दूंगा, ठीक है ना, चिंता ना करो। चलो अभी हमने कहा माई मदर, अब समझो पर जहां छूट गया तो वो चार्ट अगर लिखा तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो माई मदर हैज़ अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, माई मदर गोज टू दिल्ली। अब एग्जाम्पल ऐसे ही छोड़ दो। अब सबसे पहले ये जानो कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में अंतर क्या है। पहले अंतर समझ में आएगा। ये अंतर कैसे चलेगा, समझिए गौर से। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में एक नौकर है, दो मालिक है, आपके छोड़ो किसी के घर में एक मालिक, दो नौकर और एक नौकर और दो मालिक, एक नौकर और दो मालिक। अब बोलो मालिक है तो नौकर का वैल्यू क्या है, खत्म। ये तो नहीं कि मालिक ही बैठा है सोफे पे, बगल में नौकर आ गया, बोला और बताइए कैसे हैं, नहीं ना। ये नहीं कि मालिक का आप पानी पिलाओ तो नौकर का लेके पी खुद से, ये नहीं कर सकता ऐसा ना। तो मालिक और नौकर, यानी मालिक का वैल्यू ज़्यादा, नौकर का वैल्यू कम। क्लियर? मालिक है मेन वर्ब और नौकर है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक है। यानी अगर घर में, सेंटेंस का मतलब घर में अगर मालिक मौजूद है तो नौकर का वैल्यू नगण्य। अगर घर में मालिक है ही नहीं, चला गया ऑफिस, तो अब घर में अकेला नौकर है, अब चाहे सोफे पे बैठे, चाहे मालिक के ब्रश से बाथरूम साफ करे, गुस्से में, अब गुस्से मान लो ऐसे नहीं बैठ पाता, तब गुस्से में चाहे जो करे वो। एक बार पेपर में पढ़ा था तो ये बोल दिया हमने, पेपर में पढ़ा था कि एक नौकर था जो उसको बहुत मालिक डांटता था, पीछे बहुत पीटता डांटता, तो क्या करता कि मालिक जब भी जाता ऑफिस, घर में अकेला रहता तो खूब सोफे पे खाली पर खूब रगड़ता चढ़ता, उसके जो है ब्रश से बाथरूम साफ कर देता। अब मालिक को क्या पता, समझ बात को। तो घर में अगर मालिक मौजूद है तो नौकर का वैल्यू नगण्य, और अगर घर में मालिक नहीं है तो बोलो उस घर का मालिक कौन बन जाएगा, नौकर। क्लियर? अब अगर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब मौजूद है तो ऑक्सिलरी वर्ब मीनिंगलेस
और अगर सेंटेंस में मेन वर्ब मौजूद नहीं है तो एक्सिलरी वर्ब मीनिंगफुल। क्लियर? अब जा ध्यान दो कि सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब, अब बोलो इसमें मेन वर्ब कहीं है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, अब बोलो कहीं और भी कोई वर्ब है? तो जो काम ये वाला एक है तो नौकर, लेकिन काम क्या कर रहा है? मालिक का। यानी इसको समझाऊंगा बाद में, पहले एक कॉन्सेप्ट लिखो। कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे? इसका मतलब है कि एक्सिलरी वर्ब दो काम करता है, नौकर का भी और मालिक का भी। जब मालिक नहीं तो मालिक बन जाएगा। तो लिखो कि सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। क्लियर? हमने कहा ऑल दीज एक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड एज एन एक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। क्लियर? हमने कहा सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। कोई परेशानी? तो हमने कहा ऑल दीज एक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड एज एन एक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। क्लियर? यानी एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम भी कर सकता है। कब सर? अब कब की बात समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, पहले जाने का प्रयास करता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखिए। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए, यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए, यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए, यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। देखो बोर्ड पे हमने यही ने कहा कि यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो यह एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो यह एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ये लिखवाया ना जी, यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह एक्सिलरी वर्ब। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा एक्सिलरी वर्ब, कौन सा मेन वर्ब? तो ध्यान दें बेटा, इंग्लिश की दुनिया में मात्र 2 ही मेन वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। कौन कौन से भाई? तो एक V3 और एक V4। एक V3 और दूसरा V4। इसका मतलब कॉन्सेप्ट और बढ़िया हो गया, यानी V3 और V4 कभी अकेले, तो लिखो तुरंत, V3 एवं V4 कभी अकेले नहीं आएगा। 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 अब अकेले से क्या तात्पर्य है भाई? अकेले का मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा। अब तुम्हारे सामने कोई अंग्रेजी का विद्वान अंग्रेजी बोल के चला गया, आई गॉन। अब तुमको लगा विद्वान है, सही बोल रहा होगा। अब बोलो आई के बाद V3 है कि नहीं है? तो V3 कभी अकेले आएगा? तब तुम गलती काटोगे ना, तो आई गॉन गलत है कि नहीं? अब यहां पे कोई ना कोई नौकर चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम बोलोगे आई हैव गॉन। अब सही हुआ कि नहीं हुआ? किसने बोल दिया शी कमिंग? अब बताओ सी कमिंग गलत है कि नहीं? तो तुमको बोलना पड़ेगा सी इज कमिंग। समझ में आया? यानी अगर कोई व्यक्ति V4 और V3 का प्रयोग बिना एक्सिलरी वर्ब के कर रहा है तो गलत कर रहा है ना वो। एकदम बेटा अंग्रेजी में जड़ सिखा रहा हूं।
टेंस तो बस नाम सिर्फ का है, बिना टेंस का अंग्रेजी कहाँ है पूरी दुनिया में। लोग टेंस पढ़ाते हैं 2 दिन में टेंस खत्म। अभी मैं तुमको प्रेजेंट टेंस ही पढ़ा रहा हूँ, एक बार सीख गए पूरे टेंस में मोक्ष मिल गया। मिटाओ इसको, नोट नंबर 3 लिखो और लिखो यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, बल्कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, बल्कि कोई नाउन, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। क्लियर? अब देखो हमने क्या कहा, जो कहा वो बोर्ड लिख रहा हूं। हमने कहा बाबू कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना करके कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, यही ने कहा यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। यानी मेन वर्ब कब कहलाएगा भाई? जब इसके बाद नाउन या अदर वर्ड हो। अब प्रश्न उठता है कौन सा मेन वर्ब सर? तो इसमें 3 मेन वर्ब काम करेगा। बोलो V3 आएगा। V3 इसलिए नहीं होगा ये क्योंकि खुद ही नौकर है, इसको नौकर चाहिए। V4 भी नहीं हो सकता, यानी V1 हो सकता है, V5 हो सकता है और V2 हो सकता है। यानी ये 3 वर्ब बिना नौकर के आ सकता है। कोई दिक्कत? अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो, यहां उतार लिया, बन गया मेन वर्ब। अब हमने यहां पे एग्जांपल दिया, अब लता के साथ हमने हैज लिखा, यहां भी हैज लिखा। क्लियर? यहां भी हैज, यहां भी हैज, यहां पे कहा लता हैज गॉन। अब बताओ कि ये वाला हैज मेन वर्ब है कि ऑक्सिलरी वर्ब है? मीनिंगलेस है या मीनिंगफुल है? बोलो लता रखती है गया कि लता गई? लता गई, तो हैज सिर्फ इसको हेल्प कर रहा है। अब बोलो लता हैज अ पेन, तो लता के पास एक कलम है। लता रखती है एक कलम, तो बोलो ये वाला हैज क्या कहलाएगा? ये वाला हैज क्या कहलाएगा? या फिर हेल्पिंग वर्ब? हैज दोनों में है। अब बताओ ये वाला हैज इसके अनुसार गाइड हो रहा है, भीतर के अनुसार, तो ये भीतरी आ गया, तो बोलो टेंस का नाम क्या कहलाया? बोलो, अरे कौनो परफेक्ट है कि नहीं? सो बोलो, भीतरी परफेक्ट में लिखा हूं ना। अब बताओ हैज मेन वर्ब अगर है तो अपने चार्ट में देखो कि हैज कहां लिखा है। अगर ये हैज V5 है तो बताओ इसके टेंस का नाम क्या है? तो बोलो टेंस का पहचान वर्ब कराता है कि ऑक्सिलरी वर्ब? मेन वर्ब ना। तो यहां पे बोलो मेन वर्ब V5 हुआ कि नहीं हुआ? तो V5 हुआ तो मालिक बना कि नहीं बना? इसका मतलब है क्या सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। गॉट इट? अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो बताओ लता हैज गॉन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, क्या बनाओगे? नेगेटिव, तो बोलो क्या बनेगा? लता हैजंट गॉन होगा कि नहीं? बोलो लता हैजंट गॉन। अब बताओ कि लता हैज अ पेन, अब ये बन गया मेन वर्ब, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो मुझे बताओ कि V1 V5 का नेगेटिव सबसे क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस
डू या प्लस प्लस V1। तो बोलो इसका, अगर बोले लता हैज नॉट अ पेन, तो बताओ लता हैज नॉट अ पेन, यहां पे रहता कि लता कीप्स अ पेन, तो लता कीप्स अ पेन, तो लता कीप्स नॉट करते, यानी कि मेन वर्ब न है, तो मेन वर्ब में नॉट आता है कभी? नॉट कहाँ आता है? वर्ब के साथ आता है। तो लता डज नॉट कीप अ पेन, क्योंकि V5 चेंज होता है V1 में, तो लता डज नॉट कीप अ पेन, लता डज नॉट हैव अ पेन। सुना बाबू? अब यहां ध्यान दो, यहां तो उतार लिया सबने। हाँ, गॉन मेन वर्ब है, नौकर, तो नौकर के साथ नॉट लगा दिया। ए है मालिक, तो मालिक की नॉट लगता है, गॉन मेन वर्ब हुआ, ए हेल्पिंग वर्ब हुआ, ए मेन वर्ब हुआ, ए वर्ब हुआ। अब समझो, अब एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या था बच्चे, वो ध्यान दो। एग्जाम्पल तुम्हारे पास था माई मदर हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, यही था ना, माई मदर हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। अब बताओ इसके टेंस का नाम क्या है? तो हैज नॉट होगा कि डज नॉट हैव होगा? तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो हैज नॉट करना क्या होगा? सही क्या होगा? हैव। हैव क्यों होगा? क्योंकि V5 सिर्फ पॉजिटिव में, नेगेटिव बनाते तो क्या होता है? V1। जिस प्रकार माई मदर गोज, तो गोज भी V5 और हैज भी V5, बोलो है कि नहीं? जैसा गोज वैसा है, तो क्या माई मदर गोज नॉट बोलते हो? जब गोज नॉट नहीं हो सकता तो बोलो हैज नॉट कैसे होगा? समझा बच्चे? अगर तुम हैज नॉट करोगे तो गोज नॉट भी करो, जिस प्रकार हैज वैसा गोज, कोई अंतर है इसमें? समझ में आया? कोई व्यक्ति अगर तुमसे बहस भी करे तो बोलना ठीक है, हम हैज नॉट लगा देते हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है, मगर हैज नॉट। तो बोलो आई गो टू मार्केट का नेगेटिव बुलाओ, आई गो नॉट बोलो, आई डू नॉट गो क्यों बोल रहे हो फिर? भाई गो भी मेन वर्ब, है भी मेन वर्ब, है ना बाबू? सुना है ना? यही कॉन्सेप्ट। अगला देखो, मिटाओ इसको, समझो बढ़िया से। अब यहाँ पे और समझिए, एग्जाम्पल और देखिए आप। हमने कहा, ध्यान देना बोर्ड पे, एग्जाम्पल दिया हमने कि आई हैड माई लंच, आई हैड माई लंच। अब बताइए आई हैड माई लंच किस टेंस का स्ट्रक्चर है? पास्ट में 2, 3, 4 पास्ट होते हैं। सिंपल पास्ट में कितने लोग हैं? सिंपल पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में कितने लोग हैं? पास्ट परफेक्ट। और बाकी जो नहीं उठा रहा वो किस में है? अब बताइए पास्ट परफेक्ट आपने क्यों बोला? हैड लगा है, इसी आदत को तोड़ना है, क्योंकि हैड देखा नहीं, बोल दिया पास्ट परफेक्ट। अब बताओ पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, अब बताओ सब्जेक्ट तो है, सही बोला, हैड भी है, भीतरी कहाँ है? तो हमने क्या कहा तुमसे कि यदि एक्सिलरी, समझो बको मत, यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद, यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना हो, मेन वर्ब का प्रयोग ना हो, तो वह एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग हो, अदर वर्ड का प्रयोग हो, तो वही एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। अब बताओ ये मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? अब मेन वर्ब अगर है तो कौन सा मेन वर्ब? V1 है, V2 है, तो चार्ट में देखो क्या है? चार्ट में देखो क्या V3 नहीं है? बोलो, चार्ट में इसको V2 भी लिखा होगा और V3 में भी होगा। अब तुम प्रूफ कर बताओ कि V2 है कि V3 है? बोलो जल्दी, ये V3 क्यों नहीं है? ये अगर कोई व्यक्ति कहे कि हेड V3 है, बताओ कैसे प्रूफ कर V3 नहीं है? क्योंकि V3 ऐसा मालिक है जो नौकर के साथ चलता है,
V3 कभी अकेले, अब यहां पे तो अकेले है भाई, तो हर मामले में V2 है। V2 अकेले आ जाता है, लेकिन V3 जब भी आएगा तो नौकर के, तो नौकर तो है ही नहीं, नौकर तो है ही नहीं भाई। यानी कि अब ये हर हाल में मालिक है। मालिक है का मतलब क्या है? वर्ब का, अब बोलो वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस टेंस में होता है? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। अब बोलो सिंपल पास्ट टेंस का है कि नहीं? अब V2 है तो बोलो मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे अच्छे तुम्हारे सामने खड़ा होगा ना। अंग्रेजी के जड़ में जाओ, क्या पढ़ रहे हो, कहां पढ़ रहे हो, यह इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कूड़ा कचरा खाए जा रहे हो, है ना। पढ़ाई ऐसा हो जो कारगर हो, पढ़ाई ऐसा हो जो इज्जत प्रतिष्ठा बचाए, पढ़ाई ऐसा हो जो सिलेक्शन दिलाए। ये नहीं कि पढ़ाई ऐसा हो कि बस पढ़ते जाओ, रिजल्ट के नाम पे 0 हैं, अब पढ़ रहे हैं नामी गिरामी। आजकल नामी गिरामी ऑनलाइन पे सर्च करो, समझ पा रहे हो? यहां तक समझ आया आपको? तो आई हैड माई लंच, तो आई हैड माई लंच किस टेंस का बच्चे? अब बोलो इसका नेगेटिव क्या बनाओ? बोलो आई डिड नॉट, आई डिडंट हैव माई लंच। अब लड़का बोल देगा आई हैव नॉट माई लंच, आई हैडंट माई लंच। सब ही बोलता है, क्योंकि इतना डीप में नॉलेज सबके पास नहीं है बेटा। अंग्रेजी बोलना आ जाएगा सबको, लेकिन डेप्थ नहीं उसके पास होगा। राइटिंग नहीं कर पाएगा, एक ऐसे लिखने के लिए कह दो नहीं लिख पाएगा। ऐसे तो दूर की बात है, पैराग्राफ लिखने नहीं आएगा। 4 लाइन लिखने का हो तो टाइम फिस। और अब तुम सोच पाओगे, तुम्हारे अंदर वो आइडिया जा रहा है, तुम्हारे पेन से चलेगा, वो गलत नहीं होगा, कॉन्फिडेंट रहोगे। यूपीएस में नंबर कट जाता है, क्यों नंबर कटता है भाई? ऐसे में ग्रामेटिकल मिस्टेक है तुम्हारा, लिखना क्या लिख रहे हो कहीं। इसको बोल देगा आई हैडंट माई लंच, हो गया गलती। आई डिडंट हैव माई लंच। इसके खिलाफ कोई किताब जाए तो क्या करोगे? उसको काट देना है, क्योंकि मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं कि मेरी बात मान लो। लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर यहां पे हैड नहीं होता, सिंपल होता आई टुक माई लंच, तो क्या बोलते तुम? आई टुक नॉट। नहीं बोलते भाई। जब तुम टुक नॉट नहीं कह सकते तो हैड एंड कैसे कह सकते हो? अगर हैड एंड कह सकते तो टुक नॉट भी कहो। फिर आई टुक नॉट माई लंच, टुक नॉट में। समझ पा रहे हो अंग्रेजी? बिल्कुल खिलौना है, खेलो, ठीक है। मिटाओ, सुनाया? आगे देखो, अब देखो यहां पे था आई हैड माई लंच, तो इसको हमने कहा आई हैड माई लंच। अब बताओ सब्जेक्ट है कि नहीं? हैड। अब अपने चार्ट में देखो कि हैड V3 में है कि नहीं है। अब V3 है, इसका क्या प्रमाण है? नौकर है। तो बोलो ए हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया तुम्हारा मेन वर्ब। तो यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग हो तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो अब बोलो ये V3 हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलो ये टेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो आई हैड माई लंच। अब तुमको पता है टीचर क्या कहेगा इसमें? बहुत तूफान। हैड सर ने पढ़ाया, ये हैड कोई चीज होता है जी? अरे हैड क्या होता है भाई? अरे हैड प्लस V3 होता है। अब इसको मैं 50 तरह से बोलूंगा। आई हैड टेकन माई लंच, आई हैड ईटन माई लंच, आई हैड माई लंच, आई हैड गॉट देयर, आई हैड कुछ भी बोलो बिना, यहाँ V3 तुम कुछ भी बोलो, उसी को मैं हैड कर दिया। कोई तूफान नहीं है, अंग्रेजी इतना सा है, बस जड़ पे समझने की जरूरत है। उतार लिया इसको, लिखते रहो फटाफट, सोचो मत कि बोलूंगा तो लिखोगे। बिल्कुल अंग्रेजी में डूब जाओ। अभी समझो प्रेजेंट टेंस चला, छूटा कुछ भी नहीं है ना। अगर आ जाए हो तो आज से ही ज्वाइन करो, बस समझ में आना चाहिए। 1-2 क्लास में धीरे धीरे रास्ते पे आ जाओगे। जो छूटा हुआ है
जैसे उन लोगों को रिपीट करवाऊंगा ना, तो उन लोगों को रिपीट करवा दूंगा। वीडियो क्लास चल जाएगा यहाँ पे, जितने क्लास छोटे होंगे सब वीडियो चलवा दूंगा, सैटरडे एंड संडे। हैं नेगेटिव क्या बनेगा? आई हैडंट हैड बनेगा। जब नेगेटिव है तो तुम्हारा नौकर मिल गया, अभी उसने नोट लगाते रहो। कोई देखा बच्चे यहां तक? थोड़ा सा आगे प्रॉब्लम देख लीजिए, मिटाऊं इसको। अब ध्यान दीजिए, बहुत बेसिक चीज। अब यहां पे बात है बच्चे, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। बताना बच्चे चश्मिश, यू आर अ स्टूडेंट कौन सा टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट में कौन सा इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस क्या है? कितने लोग सिंपल प्रेजेंट में हैं? कितने लोग कॉन्टिन्यूअस में हैं? कॉन्टिन्यूअस में हो। अब एक कॉन्टिन्यूअस पता है क्यों कह रहा है? और देख, हमने क्या कहा था, यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद अदर वर्ड का प्रयोग हो, नाउन का प्रयोग हो, तो क्या बन जाता है? अब देखो आर किस फैमिली में है? V1 है। अब बोलो यहां पे आर V1 हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग सोचते V1 मतलब डिक्शनरी का वर्ब, गो ईट लाफ। आर को क्या मेन वर्ब? आर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ये। लेकिन मुझे बताओ कि यहां पे आर है ना मेन वर्ब? तो बोलो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका नाम है वर्ब टू बी, तो वर्ब टू बी से थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि वर्ब टू बी एक बीइंग वर्ब है, और जो एक्शन करेगा वहीं पे डू डज लगाते हैं। जहां एक्शन नहीं होता वहां डू डज नॉट नहीं आता। इसलिए वर्ब टू बी जो होता है वो टोटल 4 वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, वाज वर्ब। तो वर्ब टू बी एक वीक वर्ब है। कैसे वर्ब है? कमजोर वर्ब। अब जो कमजोर होता है तो हर कोई पीट देता है, तो वर्ब टू बी एक वीक वर्ब होता है। अगर नॉट लगाना हो तो इसी के साथ लगता है, चाहे मेन वर्ब हो चाहे एक्सिलरी हो। ये पहचानना आपको है। तो यहां पे बोलो आर क्या काम कर रहा है? अब यहीं पे नॉट लग जाएगा, यू आर नॉट अ। बोलो यहां पे आर क्या हुआ? ये दोनों क्या हो गए मेन वर्ब में। अब हमने कहा यू आर गोइंग टू मार्केट, बोलो आर क्या हुआ? है ना, नेगेटिव ऐसे बनेगा, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। बोलो यहां पे दोनों क्या हो गया? समझ में आया? तो लिख लो एक नोट में, वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब होता है। वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब होता है। इसके साथ हर हाल में नेगेटिव बनाने पर नॉट लग जाता है, चाहे मेन वर्ब हो या एक्सिलरी वर्ब। वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब होता है। वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब होता है। वर्ब टू बी इज अ वीक वर्ब ना। वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब होता है। इसके साथ हर हाल में नेगेटिव बनाने पर नॉट लग जाता है। इसके साथ हर हाल में नेगेटिव बनाने पर नॉट लग जाता है। वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब होता है। इसके साथ हर हाल में नेगेटिव बनाने पर नॉट लग जाता है, चाहे ये मेन वर्ब हो या एक्सिलरी वर्ब। इसके साथ हर हाल में नेगेटिव बनाने पर नॉट लग जाता है, चाहे ये मेन वर्ब हो या एक्सिलरी वर्ब। चाहे ये मेन वर्ब हो या एक्सिलरी वर्ब, मतलब ये मेन वर्ब हो तो भी नॉट लगेगा, एक्सिलरी वर्ब हो तो भी नॉट लगेगा। तो अब मुझे लग रहा है कि रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब समझ में आ गया होगा। एक सलाह आपको दे देता हूँ, बेटा ये जो रोल ऑफ वर्ब दिया हूँ इसको घर पे जाकर दोबारा तिबारा पढ़ना। एक काम और करना, आपको टेंस का बुक मिला होगा ना, तो टेंस के बुक से सिंपल प्रेजेंट टेंस निकालना, और सिंपल प्रेजेंट टेंस निकाल करके थोड़ा सा उसको 10-20 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ताकि आपका इसमें स्ट्रक्चर पे पकड़ बन जाए। ठीक है, तो कल मिले फिर से एक बार हम लोग। थैंक यू वेरी मच। अभी धीरे धीरे आपका क्लास और एडवांस शुरू होने वाला है, इसलिए अब तो बिल्कुल गैप मत करना, क्योंकि अब क्लास आपका महत्वपूर्ण आने वाला धीरे धीरे। हाँ, क्या कमजोर होगा? कमजोर मतलब हर हाल में उसमें नॉट लगेगा।